नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शहर के संग्राम में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बीजेपी में निकाय चुनाव की अब तैयारियां तेज हो चुकी हैं। एमपी में होने जा रहे 46 नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है सीएम शिवराज ने। प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री ने बैठक की। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ ये बैठक हुई। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। निकाय चुनाव की तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। एमपी में होने जा रहे 46 नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। बीजेपी पूरी तरह से जुट गई है और आज बैठक भी हुई है कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की। मुख्यमंत्री ने खुद बैठक ली और कई सारे दिशा निर्देश भी दिए हैं। जो हमारी जन कल्याण की योजनाएं हैं प्रदेश की सरकार की, उसको लेकर हम हमेशा ही जनता के बीच में रहते हैं। और आपने अभी जो रिजल्ट्स आए, परिणाम आए, उसको देखा कि 22,000 पंचायतों में से 20,619 पे भाजपा ने विजयश्री का वर्ण किया है। यह हमारे नेतृत्व की ही दूरदृष्टि का परिणाम है। और जिस तरह से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बूथ विस्तारक योजना 65,000 बूथों पे हम डिजिटल भी पहुँचे और फिजिकल भी पहुँचे, उसी का कारण है कि त्रिदेव हमारी योजना सक्सेसफुल रही। और जो हमारे बूथ जिनमें हम 51% वोट शेयर की बात कर रहे थे, कहीं कहीं तो हम बहुत ज़्यादा उसमें अच्छे हम साबित हुए हैं। तो जो हमारी ये योजना थी वो निश्चित रूप से जनता को भी और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, उसी का परिणाम है कि हमने विजयश्री का वर्ण किया। और जो अब होने चुनाव होने, उनमें भी हम बहुत अच्छी तरह से विजयश्री का वर्ण करें। तो निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी पूरी तरह से निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। 46 नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। चुनाव के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक ली। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं बीजेपी की ओर से, किस तरह की खास तैयारियां? विधानसभा चुनाव के ठीक पहले हो रहे हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनको सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखा गया है। ज़्यादातर नगरीय निकाय चुनाव में पहले ही जो चुनाव है वो हो चुके हैं, जिसमें बीजेपी ने दमदार प्रदर्शन किया था। और अब 46 जो नगरीय निकाय हैं जो रह गए थे, वहाँ पर चुनाव होने हैं, उसका बिगुल जो है वो बच चुका है। और बीजेपी पूरी ताकत के साथ एक बार फिर से इन चुनावों की तैयारियों में जुट चुकी है। आज खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, संगठन मंत्री जो हैं हितानंद शर्मा, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक ली और जो तमाम सारे पदाधिकारी हैं उन क्षेत्रों के जहां पर चुनाव होने हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रभारी भी बनाए गए हैं। वहां पर मंत्री और जो विधायक हैं वो भी मोर्चा संभालेंगे। और बीजेपी ने साफ कर दिया है कि जो केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं रही हैं उनको लेकर जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो घर घर पहुंचेंगे और प्रत्याशी उसे ही बनाया जाएगा जो जनता की पसंद होगा, जो लगातार जनता के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो बीजेपी इन चुनावों को कहीं भी हल्के में नहीं ले रही है और पूरी दमखम के साथ इन चुनावों में भी जुटेगी। बीजेपी चाहती है कि अपना जो प्रदर्शन पहले निकाय चुनाव जो हुए फर्स्ट राउंड के उनमें रहा है उसको दोहराया जाए। वहीं कांग्रेस ने भी दूसरी ओर तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने यह दावा किया था कि अगर बीते सालों के चुनावों से कंपैरिजन किया जाए तो इन निकाय और पंचायत चुनाव में हमने बेहतर प्रदर्शन किया है। और अब जो 46 नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं उनमें भी पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी। तो लिहाजा अगर देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही लिहाज से जो चुनाव है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जी वासु, निकाय चुनाव के लिए आखिर बीजेपी की तरफ से इस बार रणनीति कितनी बदलेगी? क्योंकि हमने देखा था अभी जैसे हाल ही में रिजल्ट आए, कई सारी ऐसी जगह थी जहां पर दमखम नहीं दिखा पाई बीजेपी और हार का सामना करना पड़ा। आखिर वहां पर किस तरह की रणनीति देखेंगे हम इस बार? देखिए, बीजेपी का ये फोकस रहा है कि बूथ पर बेहतर से बेहतर काम किया जाए। बूथ विस्तारक योजना और त्रिदेव योजना को बीजेपी की फ्लैगशिप योजना माना गया और जिसका पहला टेस्ट जो है वो इन चुनावों में हो चुका है। नगरीय निकाय और पंचायत के जो प्रथम चरण के चुनाव हुए, लेकिन जिन बूथों पर बीजेपी हारी है वहां पे एक बार फिर से पुनः दोबारा संगठन को मजबूत करने की कवायद जो है बीजेपी ने चुनाव के ठीक बाद ही शुरू कर दी थी। और एक बार फिर से बीजेपी का यही फोकस है कि त्रिदेव को जितना ज्यादा मजबूत किया जाएगा, पन्ना प्रभारी जो बनने गए हैं वो जितना बेहतर
बेहतर काम करेंगे। यानी कि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो जमीनी जमावट को मजबूत करने पर बीजेपी का फोकस है और इसी से बीजेपी को जो बीते चुनावों में कहीं कहीं किन जगहों पर हार का सामना, पराजय का सामना करना पड़ा था, तो बीजेपी की ये कोशिश है कि ऐसी स्थिति इन चुनावों में ना बने। इसको लेकर पार्टी जो है वो पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। और आज की जो बैठक हुई जिसको खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडी शर्मा ने संबोधित किया है, तो कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को यही कहा गया है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो समय है वो बूथ स्तर पर व्यतीत करें और जो बूथ स्तर की जमावट है उस पर बहुत मजबूती के साथ काम करेंगे। जो 51% हर बूथ पे वो वोट शेयर लेने का टारगेट। जी बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। प्रदेश में होने वाले दूसरे चरण के निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तारीखों के ऐलान होने के बाद सागर की गढ़ाकोटा नगरीय पालिका में नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रत्यक्ष प्रणाली में गढ़ाकोटा में 4 बार हुए नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस पार्टी अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई। बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि गढ़ाकोटा को 23 वार्डों में चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि सारे वार्डों में कांग्रेस लड़ाई लड़ने को तैयार है। मध्य प्रदेश के 347 नगरीय निकायों का चुनाव कराने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग बाकी बचे 46 नगरीय निकायों के चुनाव कराएगा। 27 सितंबर को 46 निकायों में मतदान कराया जाएगा, जबकि 30 सितंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। सागर के गढ़ाकोटा नगर पालिका में भी चुनाव होना है और यहाँ सियासी दल अपनी तैयारी में जुट गए हैं। गढ़ाकोटा नगर पालिका को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अभी तक के चुनावों में यहाँ बीजेपी का पलड़ा काफी भारी रहा है। करीब 45,000 आबादी वाले गढ़ाकोटा नगर पालिका में 32,000 मतदाता है। पहले इस नगर पालिका में 18 वार्ड थे, जो परिसीमन में बढ़कर 23 हो गए हैं। ये इलाका पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव का गृह क्षेत्र भी है। 2014 में हुए नगरपालिका चुनावों में गढ़ाकोटा के 18 वार्डों में से 14 वार्डों में बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए थे, जबकि 4 वार्डों के चुनाव में बीजेपी ही जीती थी। ये हमारी पूरी तैयारी है। इस बार हम 23 में से 23 वार्ड भारतीय जनता पार्टी, चूँकि पहले 18 वार्ड थे, परिसीमन होने के कारण वार्ड बड़े हैं, 23 वार्ड हो गए हैं, तो 23 में से 23 वार्ड भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतेगी। और हमारी कोशिश ये है कि जनता से सामंजस्य बनाकर, अपने जो उम्मीदवार हैं उन सभी से सामंजस्य बनाकर हम अधिक से अधिक वार्ड निर्विरोध कराएं, ताकि जो वैमनस्यता चुनाव में फैलती है वो ना हो। गढ़ाकोटा नगर पालिका इस बार सामान्य महिला के लिए आरक्षित है। इस बार यहाँ 23 वार्डों में चुनाव होना है। बीजेपी के पास 23 वार्डों में प्रत्याशियों की लंबी लिस्ट है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवारों की तलाश में जुटी हुई है। नगर पालिका चुनाव के लिए पूरा तैयार है। सही वार्डों में कितने मिल रही है, मतलब वक्त ही बतलाएगा। अभी कोई इस बात के लिए कोई संशोधन नहीं हुआ अभी, या पूरे 50 तैयार नहीं है, आगे वक्त ही बतलाएगा। तैयार है। सही प्रत्याशी 20 साल से कैबिनेट मंत्री हैं पंडित गोपाल भार्गव, उनसे कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना है। प्रत्याशी से चुनाव नहीं लड़ना है, न प्रत्याशी चुनाव होगा। उधर आम आदमी पार्टी ने भी इस बार गढ़ाकोटा पर फोकस किया है। बिल्कुल यह 100% सही है कि आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशियों को इस चुनाव में उतार रही है और यह पहला अवसर है जब हमें गढ़ाकोटा में जनता की सेवा करने का अवसर मिल रहा है और हमारा प्रयास है कि हम जीत कर आएंगे तो जो वादे करेंगे उनको निभाने की कोशिश करेंगे। गढ़ाकोटा को बड़े शहरों की तर्ज पर विकसित किया गया है। इंडोर स्टेडियम, ऑडिटोरियम, जिम, स्टेडियम, कॉलेज, खेल परिसर जैसी सुविधाएं यहाँ महानगरों की तरह एक ही परिसर में बनाई गई हैं। गढ़ाकोटा में सड़कों का चौड़ीकरण, सेल्फी पॉइंट्स, पालिका बाजार और वृद्धाश्रम जैसी अहम सुविधाओं का महानगर की तर्ज पर डेवलप किया गया है। रचित दुबे, न्यूज़ 18 सागर। भोपाल से बड़ी खबर है। बाल आयोग की टीम ने निरीक्षण किया है। एबीएम स्कूल का निरीक्षण किया गया है। बाल आयोग को स्कूल की सुरक्षा में खामियां मिली। स्कूल बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे थे। 3 मंजिला भवन में छोटे बच्चों की कक्षाएं चल रही हैं। बच्चों की पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ।
बाल आयोग स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी ने निरीक्षण किया है। इस स्कूल में एक बच्चे की पिटाई के मामले को लेकर आज हमने यहाँ निरीक्षण किया था और स्कूल में काफ़ी कमियां हैं, व्यवस्थाएं सही नहीं हैं। जिस स्थिति में ये स्कूल है, 4 मंजिला स्कूल है, ऊपर छोटे बच्चे पहुँचते हैं, बैग बस्तों का वजन भी था इसमें और तमाम अव्यवस्थाएं मिली, दरवाजे टूटे हुए हैं और सही ढंग से देखा जाए तो जो स्कूल की जो नियम होते हैं मान्यता के, उसके अनुरूप ये स्कूल नहीं है। और अब बात रीवा की, जहां आबकारी विभाग ने 5 अलग अलग थाना क्षेत्रों में जब्त की गई अवैध शराब को नष्ट किया है, जिसमें भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब शामिल है। आबकारी विभाग के अधिकारी के मुताबिक थाने में लंबे समय से अवैध शराब जब्त करके रखी गई थी, जिन्हें कलेक्टर के निर्देश पर नष्ट किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। असल में जो कलेक्टर न्यायालय द्वारा राजसात प्रकरण होते हैं जिसमें शराब राजसात की जाती है, उनकी अपील अवधि समाप्त होने के बाद उनका नष्टीकरण किया जाना होता है। तो नष्टीकरण जो है समिति के समक्ष करने के लिए आज नियत किया गया था। तो आज हम लोगों ने 5 पुलिस थानों से संबंधित जो मदिरा है, गोविंदगढ़, गुड़, बिछिया, समान नाका और चोरहटा, इनके 18 प्रकरणों से संबंधित जो देसी शराब और कुछ विदेशी शराब थी, उसके नष्टीकरण की कार्रवाई आज यहाँ समिति के समक्ष की है। अब खबर खरगोन से है, जहां लंपी वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। जिले में पशुओं के परिवहन और पशु हाट बाजार पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में लंपी वायरस के मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने आदेश दिया, तो वहीं 10 मरीजों में लंपी वायरस के लक्षण मिलने के बाद सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए। हमने माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से एक आदेश जारी कर दिया है कि बाहर के जिले से जो भी पशु परिवहन है वो प्रतिबंध लगा दिया है। इसी प्रकार से जो हाट बाजार है जिसमें बाहर के जिले और बाहर के राज्यों से जो पशु आ रहे हैं बिकने के लिए, वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, तो उनको भी रोक दिया गया जिला प्रशासन द्वारा। सीहोर के नसरुल्लागंज में निजी नर्सिंग होम में प्रसूता की डिलीवरी के दौरान खून बंद नहीं होने से प्रसूता की मौत हो गई। प्रसूता की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल का घेराव कर जमकर नारेबाजी की, जिससे तनाव का माहौल बन गया, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंचा। काफी मशक्कत के बाद परिजनों को शांत करवाया गया। गौरतलब है कि परिजन जहां अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि महिला को गंभीर बीमारी थी, जिसके चलते प्रसव के दौरान उसकी ब्लीडिंग बंद नहीं हो पाई और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग के चलते प्रसूता की मौत हो गई। हालांकि मामले में नवजात एकदम स्वस्थ है। परिजन अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इन्होंने केस किया है, इन्होंने ऑपरेशन के लिए मतलब लेके आए और इन्होंने नॉर्मल डिलीवरी के भर्ती किया था। उसके बाद 2 घंटे के बाद इन्होंने कहा साहब नहीं, वो तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम लोग कोई नहीं थे, हमारी भाभी साहब थे, उनसे साइन करवा के इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। अब उसके बाद उसका पता नहीं कौन सी नस काट दी इन्होंने, क्या करा जिसके लिए मतलब उसका खून नहीं रुक रहा। बोले साहब ब्लड चाहिए, जो जितने मांगे उतने पैसे देके इनको ब्लड डलवाया। उसके बाद कम पड़ा तो भोपाल अर्जेंट गाड़ी भेजी, 3 बजे रात को भोपाल से बुलवाया। उसके बाद ये 6 घंटे के बाद हमसे कहते कि अब हमारे बस का नहीं, भोपाल ले जाओ। 6 घंटे का नहीं, 24 घंटे के बाद ऑपरेशन के बाद आपको कम से कम ये कि बस की नहीं हो रही थी, उसी समय कहना था हमारे पेशेंट के लिए हम कुछ करते हो। आप 12 घंटे 24 घंटे के बाद आप उसको ढील दे रहे हो, तो ये क्या है? अभी किसी को भी अगर अपना ही कोई पेशेंट का कोई खराबी होगा तो जाहिर सी बात है ह्यूमन टेंडेंसी किसी के से गलती निकालवाना, तो ये है। पर एक्चुअल में जो ये है कि पेशेंट को ऐसा एक अंदरूनी बीमारी है, बहुत रेयर कंडीशन है, पर जब होती है खून सही में जम नहीं पाता है। ये बहुत नॉन केस है। किसी को भी पूछ लीजिए, किसी डॉक्टर अच्छे डॉक्टर को पूछ लीजिएगा तो बता देंगे आपको सब। बालाघाट के कटंगी में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया।
काला गोसाई गांव के सरकारी स्कूल के बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया गया। इसे खाने के बाद 50 छात्र छात्राओं को उल्टी दस्त होने लगे। बच्चों की तबीयत बिगड़ी और माता पिता को इसकी सूचना दी गई। बच्चों को कटंगी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये बच्चे मध्याह्न भोजन करने के बाद इनको गले में तेज जलन, पेट में दर्द, कुछ बच्चों को उल्टी की शिकायत हुई थी और जैसे ही हमको सूचना मिली तत्काल बच्चों को यहाँ उपचार दिया गया और वर्तमान में सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। लगभग 28 बच्चों को भर्ती करके उपचार किया गया और 29 बच्चे जो भर्ती योग्य नहीं थे इनको ओपीडी में ही उपचार कर और उनको छुट्टी कर दी। तो इसमें आगे कोई खतरा या किसी बच्चे की कोई हालत ख़राब? जिन बच्चों का स्थिति ऐसा लगता है कि उनको वॉमिटिंग हुई है उन पर हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं और आगे भी उनकी जांच हम करते हैं। और जिस आदापुरी पंचायत के स्कूल में अचानक से सूचना प्राप्त हुई कि बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई है और इसमें तत्काल गाड़ी भिजवा के एडमिट कराया गया। ड्रिप लगाई गई, 28 बच्चे स्वस्थ हैं। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और संबंध में खून के सैंपल लिए गड़बड़ी रहेगी, व्यवस्थित विधिवत जांच की जाएगी। कहा जाता है कि राजनांदगांव की पहचान झांकी और हॉकी है। राजनांदगांव में झांकी की परंपरा 8 दशक पुरानी है, जिसमें शहर के लोगों के द्वारा झांकी का निर्माण किया जाता है। झांकी देखने के लिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के लोग राजनांदगांव आते हैं। राजनांदगांव में झांकी की परंपरा 1989 से शुरू हुई है, जो आज तक बरकरार है। लेकिन कोरोना काल में 2 साल झांकी नहीं निकल पाई थी, पर इस बार हालात सामान्य होने के बाद लोगों और युवाओं में उत्साह है और राजनांदगांव से 50 से अधिक झांकियां निकाली जा रही हैं। इन झांकियों को बनाने में 1.5 से 2 लाख का खर्च होता है। साथ ही डीजे और अन्य म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के लिए 1.5 से 2 लाख खर्च होते हैं। कुल मिलाकर लगभग 5 लाख का खर्च आता है और युवा भक्ति गीतों पर थिरकते नजर आते हैं। इन झांकियों की हर साल अलग अलग थीम रहती है, जैसे कि इस बार किसी मंडल का थीम गणेश जी का विवाह है, तो किसी का शिव जी का तांडव और भी दूसरे थीम युवाओं के द्वारा झांकी के माध्यम से सामने आते हैं। हमारे जयस्तंभ चौक से विगत 6 वर्षों से झांकी का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 2 वर्ष कोविड के कारण हम झांकी नहीं निकाल पाए, लेकिन इसके कारण लोगों में मायूसी छाई हुई है। इस बार हमें मौका मिला तो हमने सोचा कि झांकी निकाला जाए और इस बार हमारे झांकी में गणेश विवाह का चित्र किया गया। इस एक झांकी में कम से कम खर्चा आता है 2 लाख रुपए का और जो मनोरंजन रहते हैं जैसे डीजे और धुमाल, इसमें हमारा खर्चा आता है वही 1 लाख 1.5 लाख तक खर्चा आ जाता है। और हमारा मानना है कि जो परंपरा चली आ रही है वो लगातार चलती रहे। इस बार 50 झांकी के लगभग निकल रही है और इस बार 2 साल कोरोना काल के कारण नहीं निकाल पाए हैं, तो इस बार थोड़ा ज़्यादा उत्सव है लोगों से। 2 साल नहीं निकाल पाए कारण इस बार जोश ज़्यादा है, तो इस बार विशेष रूप से झांकी लोग में पब्लिक ज़्यादा उमड़ रहे हैं और कार्यकर्ता भी एकदम जोश से काम कर रहे हैं। इस बार क्या है थीम आपकी? हमारा है शंकर जी की बारात। कितने साल से? ये हम लोग 9 साल से निकाल रहे हैं, 2 साल कोरोना काल में नहीं निकाले। झांकी और झांकी नांदगांव की एक परंपरा है, पहचान है। इस बार निकलने वाली झांकी की तैयारी अपने अंतिम चरणों में है। लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लोग झांकी देखने आते हैं। भीड़ को संभालना और झांकी को संभालना पुलिस के लिए चुनौती रहती है। पुलिस ने इस बार भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। लगभग 1000 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवान ड्यूटी पर तैनात किए जाएंगे। झांकी निकालने के लिए जो अपनी सहमति दी है, तकरीबन अभी 22 से 25 झांकी का अभी तक हमको जानकारी मिली है। इसकी हम लोगों ने सुरक्षा की व्यापक तैयारी कर रहे हैं और जितने भी जो झांकी जहां से चलेगी उस स्थल का भी हमने निरीक्षण किया। साथ ही जहां पे मूर्ति विसर्जित होगी शिवनाथ नदी के पास, वहाँ पर भी हमने पूरा देख के जायजा लिया। इसके अलावा जो भी रास्ते में हम लोगों जहाँ पे
स्टॉपर देना है, जहाँ पर हमको पार्किंग करना है, वो भी जगह हमने। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।